कि चलाया ही नहीं, जब तक नहीं चलाया चला नहीं, चलो ना चलो। अब सुने इसमें ऋतुओं के आधार पर फसलों के बीजों को एकत्रीकरण करना। एकत्री माने इकट्ठा करना। ऋतुओं के आधार पर यहाँ पर लिख दी हमने ऋतु कौन सी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के पूरे बीज बता दिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बीज बता दिए। और शीत ऋतु, शीत ऋतु के पूरे बीज की लिस्ट बना दी। ठीक है। मौसम के आधार पर बीज एकत्रित करना उनकी और उनकी जानकारी भी देना। अनाज खाने वाले खाद्यान्न फसलें और दाल वाली फसलों को दलहनी फसलें और फसलों के बीज कार्ड एवं सीड और पॉलीथिन और थैलियां बनाना है। आप लोगों को जो बीज खेतों में बीज बोने के लिए मिलता है वो एक बीजशाला होती है। बीजशाला होती है। बीजशाला पर जाकर के वहां पर आप जिसका बीज मांगते हैं वही बीज मिल जाता है। उसमें बीज के दाने रखे रहते हैं, पॉलीथिन में पैक रहता है, उसी के अंदर एक पर्चा डला रहता है। ठीक है। उसी पर्चे के अंदर उस बीज की कैटेगरी, बीज की प्रजाति लिखी रहती है और उसी कागज के अंदर क्या क्या लिखा रहता है कि किसको कितने स्थान में बोना है, कितनी जमीन पे बोना है। ठीक है। और उसमें क्या क्या खाद डालना है, कब कब इसको सिंचाई करना है, ये पूरी जानकारी आपके बीज से संबंधित मिल जाती। देखो सर्वप्रथम कार्ड शीट को 3 भागों में बांटते हैं। कार्ड शीट को कितने भागों में? 3 भाग। 3 भाग बना लिए, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और शीत ऋतु का। 3 कार्ड बना लिए। प्रथम भाग फसलों के बीज, द्वितीय भाग में फसलों की सामान्य जानकारी। पहले कार्ड में फसलों के बीज लिख दिए कि ये फसलों के बीज। दूसरे कार्ड में फसलों की जानकारी लिख दी। तीसरे भाग में बच्चों द्वारा एकत्रित करने के लिए तीसरा भाग जो आप लोग एकत्रित कर रहे हैं जानकारी बीज के बारे में, वर्षा के बारे में, मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में, वो आप इकट्ठी करेंगे। प्रत्येक भाग में 2 कॉलम, प्रत्येक भाग को 2-2 कॉलम में बांटना है। अब एकत्र फसलों को, बीजों को पॉलीथिन थैलियों में रखना है। जो के जे बीज इस थैली में रख दिया उसमें वैसा ही काट डाल दिया और पूरी जानकारी भी उसी में डाल दी। यानी जो आदमी बीज के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो पढ़ देख करके उस बीज की खेती कर सकता है। तो जैसी पैकिंग, जो बीज की पैकिंग की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है। इसलिए बीज पैकिंग का तरीका आपको इस क्रियाकलाप में बताया जा रहा है कि बीज की पैकिंग, छटनी, बीज के बारे में जानकारी कैसे दी जाती है। तो ये आपको क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाया जा रहा है। देखना, न्यूनतम एक अनाज वाली, एक दाल वाली, एक तेल वाली फसल मौसम के आधार पर थैली करके प्रथम भाग में स्टेपल कर दें। स्टेपल माने होता है उसमें चिपकाना या पिंच कर दें। स्टेपल माने चिपकाना या पिंच कर दें। तो और कुछ नहीं इसमें दिया, इसको छोड़ देते हैं। पॉलीथीन थैलियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पॉलीथीन क्या करता है? पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण में अगर जलाओगे तो धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा। उसको मिट्टी में फेंक दोगे तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, इससे मृदा प्रदूषण भी होता है। अगर पॉलीथीन को आप लोग पानी में डाल देते हो तो पानी भी प्रदूषित होने लगता है। ठीक है। तो पॉलीथीन के उपयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए कम से कम हम अपने जीवन में पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उनके स्थान पर कागज की थैली या कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए। देखो, पॉलीथीन थैलियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, अतः इसका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इसे इधर उधर ना फेंकें। ये कार्ड शीट में बता रहा है थैली की फसलों के नाम। जैसे नाम क्या है? ज्वार। यह अनाज वाली फसल है, इसका उपयोग हम रोटी बनाने में प्रयोग करते हैं। और बच्चों द्वारा क्या जानकारी ली गई है? बच्चों द्वारा मान लीजिए ज्वार से जानकारी ली गई है कि इसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है। और यह पूरे लगभग अब फरवरी मार्च में काटी जाती है। ज्वार यानी जुनई जानते हैं, इसके भुंटे होते हैं। ठीक है, भुंटे होते हैं ना ज्वार के। तो ये आपको लिखना है कि यह कब बोई जाती है, इसको कितनी वर्षा चाहिए पड़ती है, इसको कितना ताप चाहिए पड़ता है। ठीक। तो ये जानकारी आपको इसमें भरना है।
फिर देखो सोयाबीन, यह दाल वाली फसल है, यह हमारे भोजन में दाल के रूप में उपयोग की जाती है। यह सोयाबीन को बरसात की ऋतु में बोया जाता है। यानी कौन सी फसल है? सोयाबीन हमारी खरीफ की फसल है, बरसात ऋतु में बोया जाता है। सोयाबीन से डालडा बनाया जाता है, ये भी तो आप जानकारी दे सकते हैं। सोयाबीन से सोयाबीन की बड़ी भी बनाई जाती है, सोयाबीन से दाल भी बनाई जाती है। ठीक, ये जानकारी आपको रखना। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, रबी की फसल में आप गेहूं बोते हैं और मटर भी एक बोते हैं। तो मटर, अब गेहूं के बारे में जानकारी इसने क्या दे दी कि यह अनाज की मुख्य फसल है, खाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यह हमारे भोजन में रोटी के लिए उपयोग होती है। कौन? गेहूं। ठीक है, अब और क्या जानकारी देते हैं कि यह मुख्यतः कब किस समय बोई जाती है? गेहूं मुख्यतः रबी की फसल है, नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से बताना। और इसके लिए बोते समय ठंडक चाहिए पड़ती है और पकते समय गर्मी चाहिए पड़ती है। गेहूं को क्या होता है? बोते समय ठंड चाहिए पड़ती है और काटते समय गर्मी चाहिए पड़ती है। ये जानकारी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से खरीफ में भी, और रबी की दूसरी फसल है मटर। मटर क्या है? दाल वाली फसल है। इसे हरी मटर के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हरी मटर की जो कौसन होती है ना, फली होती है, उस फली के दाने निकाल करके आप उससे सब्जी बनाते हैं। और यह कब बोई जाती है? यह नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में पक जाती है। बोते समय इसको सर्दी चाहिए पड़ती है, काटते समय इसको गर्मी चाहिए पड़ती है। इसे पानी की कम मात्रा चाहिए पड़ती है। मटर को एक ही दो पानी लगाया जाता है, लेकिन गेहूं को ज्यादा पानी की आवश्यकता चाहिए पड़ती है। आपने गेहूं को देखा होगा, 3-4 बार पानी देने पड़ते हैं। समझ में आएगा? 3-4 बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। तो पानी के बारे में भी बता सकते हैं, ताप के बारे में भी बता सकते हैं, उपज के बारे में भी बता सकते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं अगर बोते हैं तो 25 क्विंटल, 20 से लेकर 30 क्विंटल गेहूं होता है ना लगभग। तो उपज के बारे में भी बता सकते हैं सभी फसलों। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है? जायद फसलें। जायद फसलों के बीच क्या है? मक्का। यह मोटे अनाज की फसल है। इसको मोटे अनाज हमने कहाँ पढ़ाया था आपको? रेशेदार पदार्थ में पढ़ाया था कि मोटे अनाज खाते हैं तो हमारे पेट का पाचन तंत्र सही रहता है। आई बात समझ? तो मोटे अनाज की फसल है, इसे रोटी में प्रयोग किया जाता है। और यह जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में भी बोई जाती है और वर्षा ऋतु में भी बोई जाती है। समझ में आएगा? ग्रीष्म माने गर्मी में भी बोई जाती है और बरसात में भी बोई जाती है। और इसके पकने से पहले हम इसको भून करके भी खाते हैं। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए पड़ता है? पानी भी चाहिए पड़ता है और ताप भी बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है। ठीक है, गन्ने मक्का को क्या चाहिए? पानी और ताप। मूंग देखिए, यह दलहनी फसल है, यह भोजन में दाल के लिए उपयोग में की जाती है। अब मूंग को हम गर्मी में भी बोते हैं, ग्रीष्म ऋतु में यानी जायद फसलों के समय भी बोते हैं और वर्षा ऋतु में भी बोते हैं। यानी खरीफ की फसल में भी बोते हैं और जायद की फसल में भी बोते हैं। यह कम समय में पकने वाली फसल है, कम समय में तैयार होने वाली फसल है। समझ में आएगा? तो ये आपको जानकारी देना। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल के उत्पादन में पड़ा है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, क्रांति माने होता है विकास करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो क्रांति, मध्य प्रदेश में क्रांति किस चीज में हुई है? गेहूं के उत्पादन में क्रांति हुई है, मतलब हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति का अर्थ होता है फसलों के उत्पादन में विकास लाना या वृद्धि करना, हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति क्या कहलाता है? फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता। समझ में आया? और श्वेत क्रांति क्या कहलाता है? दुग्ध यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि लाना
दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहलाती है। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। एक होती है प्रीत क्रांति, तेल के उत्पादन में वृद्धि करना प्रीत क्रांति कहलाता है। एक होता है नील क्रांति, मछली के उत्पादन में वृद्धि करना नील क्रांति कहलाता है। ठीक है। एक होता है सुनहरी क्रांति, अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना सुनहरी क्रांति कहलाता है। समझ में आया? तो क्रांति का मतलब क्या है? उत्पादन में वृद्धि। अब हरित क्रांति, तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति में आई है सबसे ज्यादा गेहूं, यानी गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए हम कहेंगे गेहूं में हरित क्रांति आई है। कौन सी क्रांति आई है? हरित क्रांति। तो फसलों के उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं। फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। समझ में आया? मछली के उत्पादन की क्रांति, अगर उत्पादन में वृद्धि आती है तो कौन सी क्रांति कहते हैं? नील क्रांति। अगर तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है या तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो कौन सी क्रांति कहते हैं? प्रीत क्रांति। कौन सी? प्रीत क्रांति। पीक, पीक होना चाहिए। पीक क्रांति। कौन सी क्रांति? पीक। क्योंकि जब आप तेल डालते हैं तो पीक का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं पीक का? अरे पीक नहीं जानते तुम लोग? इस प्रकार से होती है, तेल डालने के लिए नहीं, इस प्रकार तो पीक क्रांति कहलाता है। अगर तेल की फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है तो पीक क्रांति कहलाती है। समझ में आया? मछली के उत्पादन में वृद्धि होगी तो नील क्रांति, फसल में वृद्धि होगी तो हरित क्रांति। तो देखो, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल के उत्पादन पर पड़ा है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में कृषि क्षेत्र का उत्पादन, कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल कौन सी बोई जाती है? गेहूं। कौन सी? अरे रबी की फसल में क्या बोया जाता है? गेहूं। लेकिन खरीफ की फसल में क्या बोया जाता है? सोया, है ना? तो देखें, मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि। तो धान भी बोई जाती है, गेहूं और धान कहाँ बोई जाती है? इस वाले एरिया में, पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान बोई जाती है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता था? मध्य प्रदेश के मध्य स्थान, बीच वाले स्थान। और यहाँ क्या बोया जाता है सबसे ज्यादा? सोयाबीन। यहाँ पर क्या बोई जाती है सबसे ज्यादा? तिलहन। ठीक। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें तथा उनके उत्पादन क्षेत्र को हम निम्न तालिका में समझ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या बोया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र माने उत्पादन, उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। सीधे बैठो, उत्पादक माने उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। देखें इधर, प्रमुख फसलें गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यह खाद्यान्न फसल है ना, गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। इनके कहां से होती है ये? सबसे ज्यादा जबलपुर, जबलपुर के बाद सागर, विदिशा, शिवपुरी, रीवा। ठीक है, इसमें लिखा है शिवपुरी, रीवा, ग्वालियर, दमोह, सतना, सीहोर, होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन, भोपाल। यानी इतने क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है। रीवा इधर तक भी इतने क्या बोया जा रहा है? अब देखें व्यापारिक फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं? अच्छा, व्यापारिक फसलें गेहूं, कपास। व्यापारिक कैसे बता रहे? अच्छा जी, खाद्यान्न नहीं। चलो उसके बाद धान की फसल देखते हैं। तो धान सबसे ज्यादा जहां पर पानी ज्यादा रहेगा तो सिवनी, यहाँ पर सिवनी, सीधी, छिंदवाड़ा और देखो बैतूल, यहीं पे बैतूल में धान, रीवा, ये रीवा, सतना और भिंड, ग्वालियर। भिंड ग्वालियर में क्यों धान बोई जाती है?
क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी का इतना पानी है कि यहाँ पर साल भर पानी रहता है, इसलिए वहाँ पर धान की खेती भी होती है। उसके बाद ज्वार, ज्वार माने जुनई, जुनई होती ज्वार है। तो ज्वार सबसे ज्यादा मंदसौर में, रतलाम में, उज्जैन में, राजगढ़ में, शाजापुर में, यहाँ देवास, एरिया में आप क्या बोलते हैं, ज्वार बोया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो मक्का कहाँ कहाँ बोया जाता है, उज्जैन। यहाँ से ज्वार होगा, सुने, ज्वार होगा तो मक्का भी होगा, ज्वार मक्का। तो देखो मक्का उज्जैन में, मंदसौर में, धार में, नीमच, रतलाम, आप लोग मत पढ़ो, गुना और राजगढ़, यहाँ पर गुना पड़ता है, गुना और राजगढ़ और झाबुआ है, झाबुआ मंदसौर पड़ता है, ये झाबुआ है, ये मंदसौर है। यहाँ पर क्या बोया जाता है, मक्का, और इंदौर में भी मक्का। अब चना देखिए सबसे ज्यादा सागर में होता है चने की खेती। फिर यहाँ लगा है होशंगाबाद, यहाँ नरसिंहपुर, और यहाँ पर गुना और विदिशा, और यहाँ उज्जैन, और यहाँ पर मंदसौर, ये है ऊपर मंदसौर, धार और भिंड, मुरैना, शिवपुरी और रीवा, इन जिलों में सबसे ज्यादा चना बोया जाता है। अब अरहर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, यानी यहाँ पर है बैतूल, यहाँ पर है होशंगाबाद और जे है यहाँ पर छिंदवाड़ा। तो इतने क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, अरहर। अरहर को ही तुअर कहते हैं, अरहर की दाल को ही तुअर की दाल कहते हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, भिंड मुरैना में भी तुअर बोई जाती है, भिंड मुरैना में भी तुअर बोई जाती है, ग्वालियर में भी। ठीक है, अब आगे कह रहा है, अच्छा, खंडवा, खरगोन, रीवा, धार, सतना, काफी दूर दूर तक क्या बोई जाती है, तुअर बोई जाती है। इसीलिए तो तुअर और सोयाबीन एक ही चीज है, काली तुअर होती है और सोयाबीन पीला होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उपज होती है, तुअर की उपज होती है। तो ये तो थी खाद्यान्न फसलें। अब देखना है आपको व्यापारिक या नकदी फसलें, जिनसे आपको नकदी मिलती है। नकदी माने पैसा, व्यापार करने पर आपको नकदी या व्यापार पैसा मिलता है। तो प्रमुख फसलें जैसे कपास, कपास आपका बड़वानी और खरगोन, खंडवा, ये मैंने बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है बड़वानी और खरगोन, खंडवा, ये दोनों सफेद सोने के क्षेत्र, सफेद सोने के क्षेत्र यानी कपास के क्षेत्र। ठीक है, काली मिट्टी। उसके बाद मूंगफली, मंदसौर, धार, रतलाम, खरगोन, हरदा, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर। मूंगफली देखो यहाँ पर भी होती है और धार में भी होती है, यहाँ धार पड़ता है। धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, तो इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या होती है, मूंगफली। गन्ना सबसे ज्यादा उज्जैन, सबसे ज्यादा ये क्षेत्र कौन सा है, उज्जैन, यहाँ पर गन्ना होता है। उसके बाद सीहोर, इसी से लगा हुआ है, भोपाल से लगा हुआ है सीहोर, सीहोर और शिवपुरी। अब यहाँ आ जाते हैं शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुर में इनमें सब क्या होता है, गन्ना होता है। शाजापुर, देवास, इनमें भी क्या होता है, गन्ना। उसके बाद अफीम, अफीम का सिर्फ मंदसौर में, यहाँ पर देखो ये है मंदसौर, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में मात्र एक जिला है जहाँ पर अफीम की खेती होती है, वो है मंदसौर। ठीक है, गांजा देखिए खंडवा में, यहाँ पर खंडवा है और यहाँ बुरहानपुर है, इन दोनों जिलों में गांजा बोया जाता है। हाँ, और कहीं नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सरकार से। आई बात समझ में? अफीम गांजा बहुत महंगा होता है, लेकिन सरकार उसको बहुत सस्ते रेट पे खरीदती है। उसके बाद अलसी देखिए, अलसी बालाघाट और रीवा, यहाँ पड़ता है आपका मलारखंड बालाघाट और यहाँ पड़ता है आपका
आपका रीवा। इन दो क्षेत्रों में क्या बोया जाता है? अलसी। क्या बोया जाता है? अलसी। हाँ, तिल कहाँ बोया जाते हैं? देखो यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर और सीधी शहडोल, मुरैना, शिवपुरी, ये तो तिल की हंडी है ही है। तो यहाँ पर मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, इनमें क्या बोया जाता है? तिल। सोयाबीन तो अपने मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बोया जाता है, वो भी कौन से? मालवा के पठार का, यानी इतने क्षेत्र में पूरे में क्या होता है? सोयाबीन। उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद आदि में सोयाबीन बोया जाता है। सरसों कहाँ बोया जाता है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर। इसको तो तेल की हंडी सरसों के कारण ही बोलते हैं इतने क्षेत्र। ठीक। उसके बाद मिर्च सबसे ज्यादा खंडवा और खरगोन में बोई जाती है। ये खंडवा है और ये खरगोन है, इन दोनों में मिर्च सबसे ज्यादा बोई जाती है। केला सबसे ज्यादा बुरहानपुर में, मैंने बताया था ये बुरहानपुर जो यहाँ क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ नीचे जो बुरहानपुर लगा हुआ है ये क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा केला बोया जाता है। कारण क्या है? उसको धूप भी चाहिए, मौसम ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, यानी सम जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? सम जलवायु, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में होता है केला। ठीक है, अब देखिए आगे। अब बताइए प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? सोयाबीन, गेहूं, धान, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपके प्रदेश में प्रमुख रूप से फसलें बोई जाती। गेहूं की खेती किन किन जिलों में होती है? देखो गेहूं की खेती जबलपुर, सागर, विदिशा, शिवपुरी, होशंगाबाद, रायसेन, इनमें सबसे ज्यादा दमोह, उज्जैन, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की उपज होती है। सोयाबीन की खेती किन किन जिलों में? देखो सोयाबीन मैंने यहाँ बताया था ना, तो यहाँ उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, ठीक है, रायसेन और होशंगाबाद, हरदा, मंदसौर, इनमें सबसे ज्यादा सोयाबीन। इस चित्र को भी आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। आई बात समझ में? जिलों, पहले आप लोगों को मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना आना चाहिए। नक्शा बनाने के बाद उन जिलों में जो जो खेती होती है वहां पर वही चिन्ह बनाने। ऊपर दी गई तालिका में एक मानचित्र की सहायता से नीचे दी गई सारणी को भरिए। जो आपका चित्र इसमें दिया गया है उस चित्र की सहायता से ये सारणी भरना है। तो गेहूं का उत्पादक जिला कौन है? सागर और होशंगाबाद और उज्जैन, है ना? भर सकते हैं विदिशा, जबलपुर। सोयाबीन उज्जैन, इंदौर, धार, देवास। कपास सबसे ज्यादा मैंने बताया था खंडवा, खरगोन और बड़वानी, इनमें सबसे ज्यादा कपास होता है। गन्ना सबसे ज्यादा आपका मंदसौर और ग्वालियर, गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इनमें सबसे ज्यादा गन्ना होता है। समझ में आएगा? गन्ना, अफीम मात्र आपका कहाँ होता है? मंदसौर। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है ज्वार माने ज्वार उज्जैन में सबसे ज्यादा होता है। उज्जैन, धार, रतलाम, इनमें सबसे ज्यादा ज्वार होता है। खरगोन, शाजापुर। चना सबसे ज्यादा आपको कहाँ होगा? सागर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इसमें दमोह, गुना, इनमें चना होता है। इनमें भी चना होता है। चावल सबसे ज्यादा सागर, होशंगाबाद और नरसिंहपुर। वैसे कहा जाए तो चावल सबसे ज्यादा आपका रीवा और यहाँ पर बालाघाट, बैतूल, ठीक है, बैतूल और छिंदवाड़ा, इनमें सबसे ज्यादा धान होती है। समझ में आएगा? कहाँ धान होती है? रीवा, सीधी, शहडोल और ये मलाखंड, बालाघाट, उसके बाद यहाँ पर बैतूल और ये छिंदवाड़ा, इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? धान यानी चावल। आपको पता है कि खरीफ की फसलें बरसात में बोई जाती हैं और रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है,
अब अपने गांव या शहर में खरीफ और रबी की फसलें बोई जाने वाली के नाम लिखिए। खरीफ की फसलों के नाम बताओ। चावल, चावल यानी धान, तिल। अभी चना कहाँ पे बो रहा है तो खरीफ में? पगला गया खरीफ में आपको देखो सबसे पहले ज्वार, मक्का, धान, सोयाबीन, कपास ये बोए जाते हैं। उसके बाद रबी में कौन कौन सी बोई जाती है? गेहूं, अलसी, सरसों, मटर, गन्ना, चना, है ना? तो जी आपको बोलो यह भी जाने। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी और धान के लिए जड़ोल मिट्टी बताया था ना। जड़ोल मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहकर आती है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। और ज्वार के लिए भुरभुरी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो जहां जहां पर भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है वहां ज्वार बोया जाता है, काली मिट्टी में कपास बोया जाता है और जड़ोल मिट्टी में सबसे ज्यादा धान बोई जाती है। ये जड़ोल मिट्टी का एरिया है, क्षेत्र है। उसके बाद सोयाबीन का व्यापक उत्पादन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। कौन सा राज्य कहा जाता है? कपास की खेती के कारण निमाड़ अंचल को, ये वाला जो अंचल है, अंचल माने क्षेत्र, यहाँ पर निमाड़ अंचल कहलाता है। इस निमाड़ अंचल में खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर आते हैं। तीनों जिलों को खंडवा, खरगोन और बड़वानी और बुरहानपुर आते हैं। इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। कौन से सोने का? सफेद सोने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में होता है। इसलिए इस क्षेत्र को तेल की हंडी कहते हैं। समझ में आ गया? अब सोया राज्य से क्या तात्पर्य है? हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए हमारे राज्य को सोया राज्य कहा जाता है। सफेद सोना उत्पादन से क्या तात्पर्य है? निमाड़ अंचल के खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर और बड़वानी में कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। उसी को सफेद सोना कहते हैं। धान की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक होती है? धान की फसल के लिए भुरभुरी नहीं, जड़ोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जड़ोल मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। सरसों की सर्वाधिक उपज किन किन जिलों में होती है? सरसों की सर्वाधिक उपज श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, इनमें सबसे ज्यादा सरसों की उपज होती है, इसलिए इसको हम तेल की हंडी कहते हैं। कपास किन किन जिलों में अधिक होता है? कपास खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जिलों में सबसे सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब सुने, आप लोगों ने कृषि के बारे में काफी कुछ सुन लिया। उसके बाद कृषि एवं व्यवसाय देखिए। क्या देखना है? कृषि एवं व्यवसाय देखें।